अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, आधे से ज्यादा हफ्ता जो है वो गुजर चुका है और अब हम धीरे धीरे वीकेंड की जानिब बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी छुट्टी आने वाली है। लेकिन इस छुट्टी पर आपने पूरी एहतियात करनी है, क्योंकि गर्मी का जोर पूरे जोरों शोर से जारी है और तिब्बी माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वक्त घर पर गुजारें, खुद को हाइड्रेट रखें, हल्के फुल्के कपड़े पहने और मुरगन ग़िज़ाओं से ज्यादा इज्तिनाब करें। अब चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। और जैसा कि अभी बात हुई कि बच्चों को हो गई हैं आज से छुट्टियां, और वो भी पूरे एक माह के लिए। वैसे तो बच्चों ने गुज़श्ता एक साल तकरीबन छुट्टियों में ही गुजारा है, जिससे उनकी पढ़ाई, सोशल स्किल्स और नई चीजें सीखने में बड़ी रुकावट देखने में आई है। आज हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि बच्चे ये छुट्टियां तामीरी अंदाज में कैसे गुजारें, कौन से नए स्किल्स वो सीख सकते हैं, कौन सी नई जुबानों से वो तारुफ हासिल कर सकते हैं, और सारा दिन स्मार्टफोन या टैब पर गुजारने के बजाय वो कौन कौन सी इंडोर गेम्स वगैरह से अपना दिल बहला सकते हैं। टीवी भी देखें तो कितनी देर देखें और क्या देखें उस पर, और पढ़ें तो कितना वक्त उसके लिए निकालें। इस हवाले से हम लोगों ने आज बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा सुहेल हैं, जो माहिर तालीम है और उनके अपने दोनों बेटे भी टॉपर हैं। तो उनसे कुछ मफीद मशवरे लेते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह टॉपर है और वो क्या क्या घर पे करते हैं। शाहिदा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने देखा है कि आज दोबारा से बच्चों को एक माह के लिए शायद छुट्टी हो गई है, छुट्टियां हो गई है गर्मियों की, और माएँ बड़ी ज़्यादा परेशान है घर में कि अब दोबारा बच्चे वापस आ जाएंगे घर में। तो उनको किस तरह प्रोडक्टिवली उनका जो वक्त है घर पर गुजारने के लिए हवाले से आप मशवरा देंगे? जी मुनीबा, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी इस सोच से थोड़ी सी परेशान हुई कि माओं को इतनी गर्मी में परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों? कि बच्चे गर्मी में जाना ज्यादा तकलीफ दे बात थी, तो बच्चों को थोड़ा सा आराम भी चाहिए और थोड़ा सा इस सख्त मौसम में उनको घर पे रहना ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये एक कंसर्न बहुत ज्यादा है कि हम पिछले पूरे मोर देन अ ईयर हम कोविड की वजह से एक रूटीन से खराब हुई हुई है हमारी, और माएँ पहले ही पेरेंट्स परेशान थे कि लॉकडाउन था और बच्चे घर में थे, बच्चों का पढ़ाई का भी बहुत हर्ज हुआ, और उसके फौरन बाद अभी अभी स्टार्ट हुए और फिर छुट्टियां। एग्जैक्टली। लेकिन हम इसको बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अच्छा। समर वेकेशन तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और इसको हम बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं कि एक महीने के लिए हम उनके कुछ ऐसे प्लान्स चॉक आउट करें, उनको थोड़ा रूटीन से हट के, स्कूल जाने की रूटीन से हट के वो अपना घर में एंजॉय कर सके और समर को अच्छा गुजार सके। तो मेरे ख्याल में कि सबसे पहली अहम बात यह है कि हम उनकी रूटीन जो स्कूल की थी उसको खराब ना करें। ठीक है, यानी आप उनको उनका जो स्केड्यूल बना हुआ है एग्जैक्टली वो वैसा ही रहे। जी, आप उनको सुबह टाइम पे उठाएं, जिस टाइम पे वो स्कूल के लिए उठते थे, क्योंकि एक महीना गुजरते पता भी नहीं चल रहा। और अगर उनकी एक महीने में आदतें खराब हो गई तो फिर उनको समर वेकेशन के बाद दोबारा से उसमें लाना मुश्किल है। तो उनको एक तो उनका टाइम खराब ना करें, आप उनको सुबह अर्ली उठाएं, और अर्ली उठाने के लिए उनको कोई इंसेंटिव्स दें। मैं आई वाज टॉकिंग विद माय डॉटर कि मैं क्या करती थी आप लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ खास नहीं करती थी, बट उसने मुझे बताया कि मैम आप हमें इतना एंगेज रखती थी छुट्टियों में कि हम हॉलिडे प्रोजेक्ट्स के लिए पूरे अपना एक स्केड्यूल था हमारा, और हम उसको फॉलो करते थे, और जब हम जाते थे तो हमने अपना वक्त उस तरह जाया नहीं किया होता था जिस तरह बाकी हमारे कई क्लास फेलोज करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप उनका स्केड्यूल बनाएं, उनको इंडिपेंडेंट लर्नर और उनको सेल्फ रेगुलेट करें। आप उनको अपनी चॉइस के साथ अपना स्केड्यूल बनाने दें, तो मेरा ख्याल है कि मैं इतनी परेशान नहीं होंगी। उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे सकती हूँ अगर आप चाहें। लेकिन वो तो हम टिप्स लेंगे, लेकिन डॉक्टर शाहिदा, हम देखते हैं कि जैसे छुट्टियां आती हैं ना, तो बच्चे तो वैसे ही लापरवाह हो जाते हैं टाइम टेबल के हवाले से, कि उनको ये होता है कि अच्छा अब रात को लेट हम लोगों ने सोना है और सुबह लेट उठना है, यहाँ खराबी हो जाती है। क्योंकि छुट्टी है तो हम लोग आराम से मौजे उड़ाएंगे, और काम करना है ना वो किसी भी पहर कर लेंगे हम। तो ये माइंडसेट बहुत ज्यादा है, ये फिर वो वालिदैन पे भी आ जाता है। वो भी कहते हैं चलो ठीक है सोए रहने, तो रात को लेट सोया। असल में जो रात का ज्यादा देर जागना है, दिस इज वेरी डेंजरस। अगर हम अपने लिए, अपने आराम के लिए और अपनी सहूलत के लिए बच्चों को इसका आदी कर देंगे कि वो रात को देर से सोएंगे, और फिर वो सुबह कैसे जल्दी उठेंगे, कैसे टाइम पे उठेंगे, तो ये हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस। अच्छा,
हम समझते ये हैं कि बीइंग पेरेंट्स तो हम जो मर्जी करते रहें, लेकिन बच्चे बिल्कुल आइडियल रूटीन फॉलो करें। बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं होता। उन्होंने पेरेंट्स को देखना है। एग्जैक्टली, आपने खुद भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना है। आप अगर रात का अपनी रूटीन इस तरह की रखेंगे, आप खुद सोचें कि अगर आप 12-1 बजे तक जाग रहे हैं, या आपकी कोई सोशल एक्टिविटीज़ हैं, या आप टीवी वॉच कर रहे हैं, या आप सोशल मीडिया के ऊपर इतना वक्त दे रहे हैं, तो हाउ कम कि आप सुबह अर्ली उठ के और अपनी रूटीन ठीक कर सकें। तो हर बंदा, हर बच्चा भी और बड़े भी आराम अगर आपको वंस आदत पड़ जाए तो फिर आप उसको उससे रोकना मुश्किल है। अच्छा, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम बच्चों को एक फिजिकल एक्टिविटी की आदत डाल दें तो रात वो सारा दिन थकने के बाद रात को टाइम पे सोएंगे तो सुबह जरूर टाइम पे उठेंगे। अच्छा, मुझे ये लगता है, मतलब वो माँ बाप ही अगर अपनी रूटीन को चेंज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों का भी जो है रूटीन या टाइम टेबल है वो चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर माँ बाप को बिल फर्स्ट, जैसे आप कोई कि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि यू हैव टू वर्क एट नाइट, या आपको अपना पढ़ना है, जैसे मैं रिसर्च करती थी जब पीएचडी कर रही थी, मैं पूरी पूरी रात भी पढ़ती थी, लेकिन मैं बच्चों का टाइम बच्चों के को सुलाने के बाद मैनेज किया हुआ था, क्या क्या करती थी फिर आप? अच्छा देखिए, थोड़ा सी तकलीफ आपको तो सहनी ही पड़ती है। अच्छा, कि मैं मेरी अपनी स्लीप खराब होती थी कि सारा दिन मुझे अपनी क्लासेस भी लेनी होती थी, उसके बाद बच्चों को भी देखना होता था, और मैं बच्चों को सुलाने के बाद उनका काम करवाने के बाद फिर मैं रात को अपनी पढ़ाई करती थी। अच्छा, तो ये आप अकेले तो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं पूरी फैमिली को उसके अंदर इन्वॉल्व करूंगी तो फिर उनकी अचीवमेंट्स उस तरह की नहीं हो सकती जैसे कि हम डिमांड करते हैं। और दूसरा ये है कि आपको अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी। अच्छा, कि अगर आप मेहमानदारी, लेट मेहमानदारी है, या आप लेट विजिट कर रहे हैं कहीं पे, और उसके बाद आप बच्चों को ला कर और फिर बच्चों से आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो फ़ौरन सो जाएं और ये सारा, तो हमें थोड़ा सा उनके लिए अपना स्केड्यूल भी ठीक करना पड़ेगा कि हम अपनी शाम से पहले एक्टिविटीज़ रखें। अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हैं या इन आपके मेहमान भी, तो आप शाम तक उनको उससे फारिग हो जाएं। अगर आप अर्ली बच्चों को 8-9 बजे तक अगर आप फारिग कर देते हैं तो उसके बाद वो अपने कुछ, देखें बच्चे भी इंडिविजुअल्स हैं ना, हम उनको एक मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही कि आप एक तो एक चीज़ से मैं कभी भी इत्तेफाक नहीं करती कि आप ज़ीरो कर दें। अच्छा, किसी भी चीज़ को आप उनसे कोई एक्टिविटीज़ को ज़ीरो कर दें, या आप सोशल मीडिया को ज़ीरो कर दें, या आप उनसे कहें कि आप किसी किस्म की फ्रेंडशिप्स और उनके साथ चैट और इस तरह की चीज़ों से आपने उन्हें एक इंडिविजुअल की तरह लेना है। ठीक है, दे हैव टू डू ऑल द थिंग्स। उसके अंदर सिर्फ आप मियाना रवि रखें, टाइम मैनेजमेंट। जी, टाइम मैनेजमेंट। और बच्चों को अगर आप स्टार्ट में ही छुट्टियां हुई हैं, आप उनको कह दें कि वो अपना इंडिपेंडेंट प्लानर बनाएं। ठीक है, लाइक आई हैव दिस प्लानर विद मी। ओके, ये मेरी बेटी ही का प्लानर है जो उसने अपने अर्ली ईयर्स में बनाया, और इसके अंदर उसने अपनी मर्जी से इसको सारे को, अगर ये स्क्रीन पे नजर आ रहा हो तो ये उसने अपनी सारी रूटीन इसके अंदर, ये देखिए, और मतलब जो उसने करना है दिन में, दिस इज व्हाट टू डू। ठीक है, ये उसने पूरा अपने हर दिन के हिसाब से। ठीक है, तो आप बच्चों को इंडिपेंडेंस दीजिए, बच्चों को आप सेल्फ रेगुलेट करें, उनको बताएं कि आपने अपनी मर्जी के साथ अपना प्लान बनाइए। ये तो बड़ा अच्छा एक तरीका है, लेकिन अब हम देखते हैं बच्चे प्लान नहीं बनाते, सिर्फ वो गैजेट्स के ऊपर एक ही जगह बैठ के सिर्फ गेम्स खेल रहे होते हैं या कुछ भी देख रहे होते हैं, कार्टून्स या कुछ भी हो गया। माँ ने भी उनको फोन पकड़ा दिए होते हैं, गैजेट्स पकड़ा दिए होते हैं कि आप बैठ जाओ। अच्छा मुनीबा, मैं इससे भी एग्री नहीं करती हूँ। बच्चा, आप बड़े हैं, बच्चा छोटा है, उसकी लर्निंग तो हमने करनी है। अगर मैं अपना सेल फोन लेके मैं सारा दिन इस तरह करके बैठूंगी और अपनी इस रूटीन को फॉलो करूंगी तो जाहिर है कि बच्चे को भी मैं मना नहीं करूंगी और बच्चा भी उसी तरह फॉलो करेगा। तो बच्चे को हमने सेल्फ रेगुलेट तो खुद करना है। और मैं आपको बताऊं कि जितने बड़े फिलोसोफर्स और एजुकेशनिस्ट, अगर उनको आप पढ़ें, मैंने जितना पढ़ा, तो इमैनुअल कांट एक जर्मन फिलोसोफर है। ठीक है, उनकी एक बुक मैंने थॉट्स ऑन एजुकेशन पढ़ी, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा अहम बात मुझे जो पसंद आई और मैं उसको फॉलो भी करती रही अपने बच्चों के लिए भी और अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है, कि वो कहते हैं कि अर्ली ईयर्स में बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो शुरू के चंद साल हैं।
अगर आप उसमें डिसिप्लिन नहीं करेंगे ना तो उसके बाद वो अनरूली रहेंगे। वो उनको बड़ी मुश्किल है कि आप उनको दोबारा से वैसा बना सकें जैसा कि आप उनको अर्ली में उनकी बुनियाद बन रही होती है, तो उनको जहाँ मर्जी आप मोल्ड कर लें। एग्जैक्टली, अगर आप उनको टाइम मैनेजमेंट सिखा देंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो कि मुश्किल होते हैं, मुश्किल टारगेट होते हैं, कुछ बच्चे आसानी के साथ कर लेते हैं। हाँ। लेकिन यू हैव टू आपको उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप उनको अर्ली ईयर्स में अगर टाइम मैनेजमेंट सिखा देते हैं तो फिर वो उसको फॉलो करते रहेंगे। वो उनके लिए भी, उनकी पर्सनालिटी के लिए भी अच्छा है, उनके करियर के लिए भी अच्छा है और वालिदैन के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा हम देखते हैं डॉक्टर शाहिदा के पहले बच्चे अगर कंपेयर किया जाए तो बच्चों के अंदर खुद भी एक पैशन होता था नए नए स्किल सीखने का, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा थोड़ी रेशो है उनकी। अभी भी हम देखते हैं कि बच्चों में नए स्किल्स नहीं हम लोग डेवलप होते देखते, नई नई जुबानें सीखते हुए हम लोग बच्चों को नहीं देख रहे होते। तो इसमें कितनी जिम्मेदारी बनती है हमारी भी और एज ए वालिदैन भी कि वो इन चीज़ों पे तवज्जो दें? अच्छा मुनीबा, एक तो चूँकि मैं एक रिसर्चर भी हूँ और एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देती हूँ कि अवॉइड करती हूँ। ठीक है। रिसर्च बेस्ड बात अगर हम देखें या चीज़ों को देखें, ये एक हम यूजुअली ये कहना शुरू हो गए हैं कि बच्चे आजकल ऐसा नहीं करते। अच्छा जी, लेकिन अगर रिसर्च के हम स्टेटिस्टिक्स देखें वो क्या कहते हैं तो वो ज़्यादा एक अहम बात है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक बच्चे इस वक्त ज़्यादा प्रोडक्टिव काम भी कर रहे हैं। आप देखिए कि मुख्तलिफ स्कूल सिस्टम्स हैं, उनको अगर आप ऑब्ज़र्व करें, बच्चों की वही सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे वक्त में भी बच्चों की होती थी, हमारे बच्चों के लिए भी होती थी, तो उसी तरह की एक्टिविटीज़ अब भी हो रही हैं और बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, ये हम कह सकते हैं कि जी इंडिपेंडेंटली नहीं, ठीक है, हमें उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अच्छा, हमें उन्हें बताना पड़ेगा। अगर आप उनको लाइब्रेरी की आदत डालते हैं, अगर आप उनके लिए घर में भी आपने कोई कॉर्नर या कोई कमरा लाइब्रेरी का बनाया हुआ है या इस तरह का बनाया हुआ है कि वो अपनी एकेडमिक और प्रोडक्टिव काम वहाँ पे कर सके। बिल्कुल ऐसे ही। और लैंग्वेजेस, जहाँ तक आप लैंग्वेजेस की बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि अब बच्चे ज़्यादा अवेयरनेस है उनके अंदर कि, और उनके पास अवेलेबिलिटी भी है। आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन चीज़ें कर सकते हैं। तो हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी बच्चों को लाजमी तौर पर। बच्चे एक्साइटेड होते हैं। मैं आपको बताऊं, अब पहले हम सिर्फ IQ की बात करते थे कि बच्चे के अंदर जहानत कितनी है, उसकी IQ लेवल कितना है। अब हम EQ की बात करते हैं, ठीक है। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस IQ ये मिलकर बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और ये आज की बात नहीं है। मैं कल पढ़ रही थी कि एक फिलोसोफर अफलातून, उन्होंने 2000 साल पहले बच्चे के इमोशनल बेस्ड लर्निंग की बात की, और हमने यहाँ 1990 के बाद हम इस तरफ आए कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस भी कोई चीज़ है। तो अगर हम बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग दे दें कि वो अपने इमोशंस को समझना शुरू कर दे और उसको एम्पैथी उसके अंदर पैदा कर दे, उसको पता हो कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी समझ आ जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि बच्चा आपसे भी डिमांड करेगा कि आई वांट टू लर्न दिस, आई वांट टू डू दिस। और बच्चों को आदत डालने के लिए हमें उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम अब जैसे बच्चे अब घर में हैं 1 महीने के लिए, तो क्या डॉक्टर शाहिदा हम इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि बच्चे स्क्रीन से भी दूर रहें, उनका जो टाइम है वो एक प्रोडक्टिवली गुजरे, कि वो कोई नई चीज़ें भी सीखें उससे? जी अच्छा मुनीबा, एक तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, ठीक है, फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा इसकी तरफ लाना की ज़रूरत है कि आप कोई ना कोई उनका वक्त ऐसा रखें जिसमें वो छोटी मोटी एक्सरसाइज, छोटी मोटी कोई ऐसी गेम जिसके ज़रिए से उनको वो फिज़िकली फिट रह सकें, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप उनको अगर इंडोर गेम्स की तरफ लेकर आएंगे, आप देखिए, जब आप कितने पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को गिफ्ट देते हुए ये देखते हैं कि हम इन्हें कोई स्पोर्ट्स आइटम दें या इनको कोई ऐसी गेम दें जो कि उनके लर्निंग के लिए भी बेहतर हो और उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी। तो हमें इसकी ज़रूरत है कि हम अपना मुहासबा भी करें कि हम बच्चों को मोबाइल सेट्स देते हैं, हम टैब्स देते हैं, हम गिफ्ट भी देते हैं, तो इस तरह के देते हैं।
तो हम दें, वो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अच्छा, एक जो स्क्रीन टाइम है उसको मिनिमाइज करना तो ज़रूरी है, ख़त्म हम नहीं कर सकते और ना ही ख़त्म करना चाहिए। हम एक जदीद दौर के साथ बच्चों को क्यों नहीं साथ उनको चलने देंगे। हाँ, उनके ऊपर चेक, लाइक जैसे मैंने अपने बच्चों को स्कूल में, ना तो उनके पास मोबाइल्स थे, ठीक है, और उनके हाई स्कूल के बाद मैंने उनको मोबाइल, ओके, और उससे पहले वो मेरा मोबाइल और अपने फादर का मोबाइल भी हमारी इजाज़त के बगैर उसको नहीं इस्तेमाल करते थे, और उसके ऊपर गेमिंग भी बहुत कम। तो वो एक फाउंडेशन उनकी बन गई। अब वो अपना इस्तेमाल प्रॉपरली करते हैं। अब उनको पता है कि हमने कितना टाइम इसको देना है और कितना नहीं देना। लेकिन अगर हम उनको, मैंने देखा है कुछ बच्चों को हम अपने मोबाइल्स पकड़ा देते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स पकड़ा देते हैं, इससे अवॉइड करें। या आपकी जो मोहब्बत है अपने बच्चे के लिए कि हम अपना मोबाइल, या मामू चचा कोई भी रिलेटिव आकर तो वो अपने मोबाइल उनको पकड़ा देते हैं, इससे अवॉइड कीजिए। आप उसके लिए बेहतरी नहीं कर रहे हैं, आप उसका फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। आप एक तो हर चीज़ अगर आप राशनिंग के साथ करें कि आपने कितना वक्त किसी बच्चे को इस काम के लिए देना है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो एक तो मैंने आपको कहा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर बच्चों को, दूसरा ये है कि बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए आप उनका एक लाइब्रेरी कॉर्नर बना दीजिए। आप उनको खुद कहें कि वो अपनी सेटिंग करें, वो अपनी बुक्स को अरेंज करें, अपना एक टाइम टेबल खुद बना लें, ठीक है, एक प्लानर खुद बना लें, आप इम्पोज ना करें, ठीक है। अगर वो कहता है कि मैंने इस वक्त नहीं पढ़ना, मैंने इस वक्त पढ़ना है, मैंने इस वक्त काम करना है, इस वक्त नहीं करना, आप उसको इम्पोज ना करें कि ये आप उसको लेट हिम और हर डू। तो वो अपनी मर्जी के साथ, जब आप इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं ना, जब आप इंडिपेंडेंस के साथ काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है आप कर रहे हैं, और अगर आप पे इम्पोज किया जाता है तो आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है आपके। फिर आप काम करते भी हैं लेकिन उस खुशी के साथ नहीं करते जितनी आपने लगन लगानी होती है। दूसरा मैं आपको बताऊं, आजकल वाटर के साथ, पानी के साथ बच्चे बड़ा खुश होते हैं। ऊपर से गर्मी भी है और घर पे भी मुझे याद है कि मैं बच्चों के लिए ना इवनिंग में जरूर पानी की कोई एक्टिविटी रखती थी। अच्छा, तो अगर आपके पास लॉन है तो आप उनको कहें कि वो लॉन में पानी लगाएं, या उसके साथ अगर आपके पास बाथ टब है तो आप बच्चों को उसके अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी दे दें, अगर छोटे बच्चे हैं तो आप, और अगर आपके ज़रा बड़े बच्चे हैं तो आप उनको स्विमिंग क्लासेस की तरफ लेकर आए। तो ये एक गर्मियों के लिए एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। ये डॉक्टर शायद ये कह सकते हैं कि हमारे पास करने को बहुत कुछ है, लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए, किस तरह करना है, और टाइम किस तरह मैनेजमेंट हवाले से, या बच्चों को किस तरह सिखाना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है हमारे लिए। उसके लिए पहले खुद को अपना टाइम मैनेज करने की जरूरत है। टाइम मैनेज करना है, फिर ही हम बच्चों का टाइम मैनेज कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं कि वो किस तरह अपना जो टाइम है उसको प्रोडक्टिवली कर सकते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर शाहिदा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर तालीम है, और हम बात कर रहे थे कि बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं गर्मियों की और इस वक्त वो घर पर मौजूद है, तो वो किस तरह अपना जो टाइम है वो अच्छे तरीके से घर में गुजार सकते हैं, और वालिदैन को क्या क्या करने की ज़रूरत है। डॉक्टर शाहिदा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं, और आपको भी बहुत सारी जो है वो टिप्स मिल गई होंगी कि किस तरह आप बच्चों के साथ रह के उनको किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व और ज़्यादा कर सकते हैं। और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, गर्मी आई है तो एक बड़ी परेशानी भी साथ लेकर आई है कि अपनी स्किन का ख्याल हम लोगों ने कैसे रखना है। जाहिर है हम जब काम के लिए सख्त सूरज में बाहर भी निकलना है, और अगर खवातीन के घर में बात करें तो उन्हें किचन में जाकर भी इस गर्मी में काम काज करना पड़ता है। ऐसे में जो हशर हमारी स्किन का होता है, वो परेशानी अक्सर खवातीन की रातों की नींद भी उड़ा देती है, उनमें हम भी शामिल हैं। कैसे अपनी स्किन की हिफाजत करें, अगर धूप में निकले तो उसे कैसे बचाएं, घर में है तो उसे किस तरह हम फ्रेश और हाइड्रेटेड रख सकते हैं, क्या इस मौसम में भी हमें स्किन मॉइस्चराइज करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, जो फेस पर एक्नी निकल रही है इसका क्या तोड़ करें। मार्केट में हम देख रहे हैं कि तरह तरह के फेशियल्स भी चल रहे हैं, वो काम के हैं या नहीं है, कितना पानी पिए, कौन से जूसेस पिए और कौन से फल खा सकते हैं, इन सब का जवाब हम लोगों ने लेना है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटिशियन है सैम फहीम, उनसे ये सारे जवाबात आज हम लेंगे। सैम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सैम, गर्मी शिद्दत की पड़ रही है, तो ऐसे में हम लोग किस तरह अपनी जो है
स्किन को फ्रेश रख सकते हैं, हाइड्रेटेड रख सकते हैं इस इतनी गर्मी में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इतनी गर्मी में ख़ासतौर पे अगर आप हाउस वाइफ की बात करें तो वो बच्चों के साथ तो घर के कामों के साथ लगी रहती हैं, वो इतना ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रखती। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जैसे गर्मी, आम बंदा इतना हाइड्रेटेड हो जाता है, हाँ। ठीक है, तो आप सोचें कि जब हमारी सांस फूलने लग जाती है, जब हमारी जो उनसी हालत ख़राब होने लगती है, हमें पसीना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हमें इतना ही ज़्यादा डबल रेशो में हमें अपने पानी की रेशो भी बढ़ानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उससे ये होता है हमारी जो अंदर की जो बॉडी होती है वो डिटॉक्स होती रहती है। ओके। और अगर आप सादा पानी की बजाय रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ डिटॉक्स वाटर पिएं, ठीक तो है, वो आपकी बॉडी में से एक तो जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी रिड्यूस करता है, आपके चेहरे पे ग्लो भी लेके आता है, ठीक है, आपकी स्किन को टाइट भी करता है। और सबसे अच्छी बात ये जो होती है कि आपको जो भागना पड़ता है हॉस्पिटल, ये डॉक्टर्स के पास, हाँ, के पास, ये हो गया, अब ये हो गया, हाँ। वो आपको बहुत कम जाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन ये कि आपने अपने पानी की रेशो गर्मियों में बहुत ज्यादा रखनी है, मतलब कि अगर 1.5-2-2.5 लीटर पानी आपने लाजमी पीना ही पीना है। अच्छा। और अगर आप उसको डिटॉक्स करके पीते हैं, डिटॉक्स से मतलब है कि अगर आप उसके अंदर कुकम्बर डाल लेते हैं, जिंजर का छोटा सा पीस डाल लेते हैं, लेमन के 2-3 पीस डाल लेते हैं, मिंट के 4-5-6 उसमें लीव्स डाल देते हैं, तो वो एक डिटॉक्स वाटर बन जाता है। अच्छा। उसको आप एक आधे घंटे के लिए रखते हैं, ठीक है। और जब आप उसको पीना शुरू करें तो आप खुद ही फील करेंगे कि आप बहुत अपने आप को लाइट वेट फील करेंगे, अपनी फ्रेश स्किन होगी, स्वेटिंग भी ज्यादा नहीं होगी, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ये सब चीजें जो सी डिटॉक्स वाटर गर्मियों में तो लाजमी, गर्मियों में लाजमी, आप चाहे घर में है चाहे बाहर है, इस चीज को अपनी लाजमी हिस्सा बना लें। कोई मसला नहीं, आप अपनी पानी की बोतल बनाएं, अगर आप हाउस जो सादा पानी भी आपने पीना है वो ये वाला, अगर आप बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो अपनी पानी की बोतल साथ रख लें, आप सारा दिन उसी में से सिप पीते जाएं। सिप पीते जाएं, और वो आपकी जो है स्किन भी अच्छी होगी। दूसरा, बहुत ज्यादा लोग ये भी कह रहे हैं डिटॉक्स वाटर से वजन भी कम हो जाता है, शायद वो भी हो जाएगा, डेफिनेटली रिड्यूस होता है, क्योंकि जिंजर भी है उसके अंदर, लेमन भी है, मिंट भी है, ये सब चीजें वो है जो आपके वेट रिड्यूस करने में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। और दूसरा सैम, हम देख रहे हैं कि जैसे ही गर्मियाँ आती है ना, तो पिंपल्स, एक्नी, इसका बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं, खासतौर पर ख़वातीन की जानिब से। तो इसका हम किस तरह तोड़ निकाल सकते हैं? उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होता है जिनकी ऑयली स्किन होती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा ऑयल आने की वजह से, स्वेटिंग होने की वजह से पिंपल्स उनसे वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत पे होता है जब आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रहे होते। एक्चुअली हमारे में ये है कि हमारे में उठी, तैयार हुई, मेकअप किया और निकल गई बाहर, अगर किसी फंक्शन में जाना है, और फिर उसी मेकअप से आके हम लोग सो भी गए। हमने ये नहीं किया कि हम इसकी क्लींजिंग करें, इसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करें, इसको क्लीन अप करें, इसको थोड़ा सा फ्रेश करें, ताकि हमारे जो पोर्स हैं वो सांस लेने वाले बने। तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों को भी कि आप कुछ भी ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट्स खरीदने की या बहुत लंबे लंबे हाथ मारने की या ब्रांड्स की तरफ जाने की। आप जो आपके पास है उसी को यूज़ करें। जैसे अच्छा, आपके पास अगर एक अच्छा फेस वॉश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ठंडे पानी से अपना फेस वॉश करें। आप कच्चा दूध लेके थोड़ा सा वो डिप करके उससे अपनी क्लींजिंग कर लें, उसमें बहुत अच्छा होता है कुदरती तौर पे। एक ना लचकदार सा एक उसके अंदर एक होता है, अल्लाह ताला की ने बहुत अच्छा कुदरती उसमें डाला हुआ है, सीरम टाइप, ठीक है। तो वो उससे ये होता है कि आपकी स्किन भी टाइट होती है और आपके चेहरे पे ग्लो भी आता है। उबालने से पहले थोड़ा सा निकाल लें और उससे क्लींजिंग वगैरह कर लें, और रात को सोने से पहले मसाज कर लें, ठीक है। तो लेकिन ये कि क्लींजिंग ज़रूरी है, आपके चेहरे की सफाई ज़रूरी है। अगर आप वही मेकअप लगाए सो जाएंगे तो वो ज़ाहिर है पोर्स जोन से वो ऑलरेडी जो डिस्टर्ब है डस्ट की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से, तो वो ऑयली स्किन है तो वो पिंपल की सूरत में बाहर निकलना शुरू कर देती है। तो क्लीन अगर अपनी स्किन रखेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे, ऑयली नहीं होने देंगे, इसको अपनी फ्रेश रखेंगे, तो कुछ भी नहीं होता, पिंपल्स और बल्कि कम हो जाते हैं, स्किन फ्रेश हो जाती है। दूसरा, ये तो ऑयली स्किन वालों का मसला आ गया ना कि उनको एक्नी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। दूसरा सैम, हम देखते हैं कि जिनकी नॉर्मल स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, वो फिर ये सोच रहे होते हैं कि हमें गर्मियों में जो है वो मॉइस्चराइज्ड करनी है अपनी स्किन को कि नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी पसीना इतना आ रहा होता है, वो ऑलरेडी ऑयली हो जाती है हमारी स्किन। तो क्या करें फिर हम लोग? उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज उनकी स्किन ऑलरेडी नॉर्मल होती है। इसमें ये होता है कि अगर आपने कहीं जाना है या रूटीन में अगर आप हैं, तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे जो से हैं वो सीरम्स आए हुए हैं, ठीक है। ऑयली स्किन के लिए लैदा से है, नॉर्मल स्किन के लिए लैदा से है, ड्राई के लिए लैदा से, एक्नी के लिए लैदा से, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए लैदा से। तो अगर आप मार्केट में निकलते हैं तो मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, जैसे मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल की, आपको अच्छी लगी, हो सकता है वो आपको सूट ना करे, आपके स्किन टाइप कोई और हो सकता है आपको अच्छी ना लगी, आपको उसको फ्रेगनेंस अच्छी लग रही है, आपको उसकी बॉटल अच्छी लग रही है, आपको उसकी पैकिंग अच्छी लग रही है, तो आप ले आएंगी, यूज़ करना शुरू कर देंगी। तो
तो ये थोड़ी सी ये हमारे में अभी भी है कमी ना, लड़कियों में वो पढ़ के चीज़ को इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने शैम्पू भी लेना है ना, शैम्पू भी आप बहुत सोच समझ के लें। जैसे हमें कोई एडवर्टाइजमेंट अच्छी लगती है तो हम कहते हैं यार ये वाला लेना है मैंने, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं बाल, इसके अंदर कितनी शाइन आ रही है, क्योंकि वो सब कुछ आपको पता है एक फर्जी होता है, एडिटेड होता है, सब कुछ उसके अंदर वो। लेकिन हमारे ज़हन ऐसे बन गए हुए ना कि हम कहते हैं कि जो चीज़ नजर आ रही शायद ये हम लगाएंगे तो हम भी ऐसे या हमारे किसी जानने वाले ने कोई चीज यूज की होती है, उसको अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है तो हम भी फौरन से वो चीज यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कोई भी चीज आप खरीदें लेकिन उसको पढ़ के रीड करके कि ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए लिखी गई है, बनाई गई है, ये ऑयली स्किन के लिए बनाई गई है, ये नॉर्मल स्किन के लिए बनाई गई है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए बनाई गई है, ठीक है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सीरम इस्तेमाल करें, आपको नॉर्मल गर्मियों में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो जेली फॉर्म में भी आता है। अगर आपने सर्दियों में इस्तेमाल करना है तो आप जेली फॉर्म में इस्तेमाल कर लें, ऑयली फॉर्म में भी आता है और बिल्कुल नॉन मॉइस्चराइज भी आता है। ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। ठीक है, आप उसको पिक करें, सीरम लगाएं, सिंपली सीरम, आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आइस जो उनसे है वो लेके अपने हल्का सा मसाज कर लेना। ओके। पूरे फेस के ऊपर। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी ओपन पोर्स होंगे वो कुछ आवर्स के लिए बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। अच्छा। आपकी स्किन में क्रैक्स नहीं आएंगे, आपकी स्किन में लाइंस नहीं पड़ेंगी, स्माइल लाइंस नहीं आएंगी, बेस नहीं फटेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा शिकायत ये होती है कि मेरी बेस फट गई है, ये मेरी लाइंस आ गई थी, मेरे क्रैक्स पड़ गए थे। तो वो ये अगर आपकी स्किन की प्रिपरेशन अच्छी है ना आपके मेकअप से पहले, फिर आपका मेकअप कहीं नहीं जाता, मेकअप कहीं नहीं कुछ जाएगा। नहीं होता उसको, चाहे जितनी मर्जी आप गर्मी में। अब देखिए ना हमारे कितनी ज़्यादा शूटिंग्स बॉलीवुड के देख लें, हॉलीवुड के देख लें, इन लोगों की रेगिस्तानों में भी होती हैं, बिल्कुल सब धूप में भी होती हैं, पहाड़ों पे भी होती हैं। तो क्या इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, स्किन को इतना अच्छा प्रेप कर देते हैं कि वो आप जो मर्जी कर लें, फिर उनको टचिंग ही होती है उनके पूरे उसमें शूटिंग में। आपको बार बार उसको मेकअप के लिए अलग से रूम में लेके जाना नहीं पड़ता। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्किन की बेस अच्छी बनी हो, फिर आप जो मर्जी इस्तेमाल करें। इट डजंट मीन कि आप बहुत हाई क्वालिफाइड किस्म की जो सी है वो आप ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत अच्छे हमारे पास पाकिस्तान में लोकल में भी बड़े अच्छे सीरम्स हैं। सिर्फ पता होना चाहिए कि आपकी स्किन को सूट कौन सा कर रहा है। सीरम जो है, और दूसरा बेस से पहले अब बहुत सी लड़कियां जो है, बहुत सी क्या, अब तो सारी लड़कियां ही प्राइमर यूज कर रही हैं। ये भी इफेक्टिव है हमारे पोर्स को बंद करने के लिए। कंसीलर्स हैं आपके, ये सब चीजें जो हैं आपकी स्किन को प्रेप करती हैं। ठीक है। अगर एज ए ब्यूटिशियन हम लोग देखें, जैसे आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम लंदन, सिटी एंड गिल्ड से मैंने ग्रेजुएट किया, तो मेरी सारी स्टडी वहीं की है। तो हम लोगों को पढ़ा के आगे लेके जाते हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते कि 6 महीने इस सैलून में ट्रेनिंग कर लो तो तुम वो एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो आप ब्यूटिशियन बन गए। 4 महीने इसके पास कर लो तो तुम ब्यूटिशियन कहलाओगी। हमें थ्योरी के साथ आगे जाना पड़ता है। हमें साल के हमारे एग्जाम्स होते हैं, फिर हमें 21-22 एग्जाम्स ऑनलाइन देने पड़ते हैं। देन हमारे हाथ में वो डिग्री आती है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम जी क्वालिफाइड सर्टिफाइड उनसे मेकअप आर्टिस्ट हैं। फिर हमें इजाज़त होती है कि हम किसी सैलून में जाएं, किसी के चेहरे को हाथ लगा सकें या किसी के बालों को हाथ लगा सकें। यहाँ पे ये है थोड़ा सा मसला कि यहाँ पे 3 महीने 4 महीने आप कहीं भी लगा लें, किसी भी लोकल सैलून में लगा लें या किसी अच्छे सैलून में लगा लें, बाद में आप अपना सैलून खोल लें। यहाँ पे ये आपने तो ये बड़ी बात की है कि 3 महीने कहीं लगा लें तो अपना सैलून खोल लेते हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गली में खोले हुए होते हैं, तो वो बगैर कोई ट्रेनिंग लिए भी खोल लेते हैं। बहुत हैं जी, बहुत हैं। और अब तो मैंने देखा है कि अब जिस औरत के पास पैसा है ना, जिसको समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूँ, तो वो सैलून खोल के बैठ गई। अच्छा। उन्होंने भी अच्छे सैलून बना लिए, पैसा लगा लिया, क्योंकि पैसा तो लगता है, जब आप कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। तो जब आप पैसा लगाएंगे, एक बड़ा सा सैलून बनाएंगे, 4 सेलिब्रिटीज बुला के उसकी ओपनिंग कर लेंगे, तो आपकी तो वाह होगी। लेकिन अब अंदर में किसी को नहीं पता कि इसको खुद को भी कुछ आता है कि नहीं आता। बिल्कुल, आपने 2-3 अच्छी लड़कियां पकड़ ली हैं जो तोड़ के आप कहीं और से ले आए, उनको अच्छी सैलरी दे दी, चलो जी मेरा सैलून रन करें। मैं कहती हूँ आप चाहे जो मर्जी हो जाए, आपके पास पैसा है, ठीक है, आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, आपको शौक है इस चीज़ में, तो आप उसके लिए थोड़ी स्टडी कर लें, आप खुद कोर्सेज कर लें अच्छी सी जगह पे जाके, कोई 4 महीने 6 महीने, ताकि आपको हाउ नो तो पता हो कि जिस फील्ड में मैं कदम रखने जा रही हूँ वो उसकी एक्चुअली बेस है क्या, उसको मैंने कैसे यूटिलाइज करना। अगर मेरे से कोई कुछ पूछ ले तो मुझे उसका जवाब भी तो आना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई क्लाइंट पूछ ले कि अच्छा यार मैं ये कलर को ऐसा मिक्स करके लगा लूँ,
तो आप फिर अपनी लड़की की तरफ देखेंगे कि तू बोल बहन, हाँ। ये तो मुझे तो एग्जैक्टली, तो ये एम्बैरसिंग से हाँ। बचने के लिए थोड़ा बहुत आना चाहिए। दूसरा क्या हम आप जैसे घर पे जो बहुत सारी खवातीन हैं उनको फिर क्या डेली रूटीन और नाइट रूटीन खास तौर पर क्या अपनानी चाहिए, किस तरह की नाइट क्रीम्स यूज करनी चाहिए अपने स्किन के हिसाब से ताकि उनकी स्किन जो है वो अच्छी रहे इस गर्मी में? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह अब औरतें हैं ना, मैं उनको ये कहूँगी कि सबसे पहले तो एक अच्छा सा फेस वॉश रखें अपना। बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ ना जाएं आप, लेकिन आप पढ़ के देख लें कि किसी भी चीज़ का, सिंपल वालों का, न्यूट्रिजना वालों का, ये जो किसी भी अच्छी कंपनी का आप फेस वॉश यूज कर लें, बहुत अच्छी कोई, लेकिन वो चीज़ लें, फेस वॉश को भी पढ़ के वो लें जो आपको चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आपने ये कर लिया कि जी जो मर्जी उठा लिया और उसको आपने रख लिया, उससे आपका काम नहीं होगा, उससे आपकी स्किन और मजीद खराब होगी, सही नहीं होगी। तो आपने अगर अच्छा सा फेस वॉश लिया, आपने उसको अपना क्लीन किया चेहरा, बाद में आपने कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज लेके या क्लींजिंग मिल्क का कोई अच्छा सा लिक्विड लेके आपने उसे अपना फेस वॉश किया, क्लीन किया, ठीक है, इसको साफ सुथरा किया, और भी साहब आपने अच्छा सा कोई सीरम लगाया जो कि आपको विटामिन सी का ले लें, कोई और भी ना लें, विटामिन सी का ले लें। विटामिन सी का सीरम के 2-3 ड्रॉप्स लेके अपने चेहरे को अच्छी तरह से मसाज करके आप सो जाएं। आप यकीन करें कि सिर्फ इतनी सी 2-3 चीजें करने से ना, आप यकीन करें आपकी स्किन इतनी बेटर हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है। इससे ये होता है कि आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं ना, वो मिनिमाइज हो जाते हैं, और जब आपके ओपन पोर्स होंगे, आपका कोलेजन जो सा स्किन का वो खत्म होना शुरू हो जाता है। हमारी स्किन उस वक्त ढलना शुरू हो जाती है, लटकना शुरू हो जाती है, सैगी होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स आना शुरू होते हैं जब हमारी स्किन के अंदर कोलेजन खत्म हो जाता है। ओके। अब इतने सारे जो प्रोडक्ट्स आई हैं या जितनी थेरेपीज आई हैं नई, जिनमें डर्मा पेन का है, जिनमें हाइड्रा आ गया, तो ये क्या करें, इन सब से हम लोग क्या करते हैं कि हम अंदर जो कोलेजन डेड हो गया है उसको एक्टिव करते हैं। ओके। आपका अपना ही ब्लड का प्लाज्मा लेके हम उसको पिन करके आपके चेहरे पे, तो वो पूरा जो सा कोलेजन उसको हिलाते हैं कि भाई अब हिल जाओ, अब एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा, तो फिर वो 1-2 महीने में आपका जो कोलेजन होता है ना, वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो आपको कहते हैं ना कि 1-2 सीटिंग ले लें। 1-2 सीटिंग का मतलब होता है कि पहली दफ़ा जब हम उसको छेड़ते हैं तो वो हिलता है अपनी जगह से, तो दूसरी सेटिंग में वो फिर वो फैलना शुरू होता है, वो एक्टिव होकर अपना काम दिखाना शुरू होता है। तो इसीलिए ये चीज़ें अब न्यू जो थेरेपीज आई हैं ना, वो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो कि धूप में निकलती हैं, बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट हैं, बिल्कुल ऐसे यूनिवर्सिटी वर्किंग वुमेन्स हैं, बाहर निकलती हैं, नहीं अपनी स्किन का इतना ख्याल रखती, तो उम्र से पहले ढलना शुरू हो जाती है, स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। पहले कहते थे जी प्रेग्नेंट औरतों की पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, अब जो लड़कियां हैं, अनमैरिड लड़कियां, अब उनकी इतनी पिगमेंटेशन होना शुरू हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते, हम धूप में निकलने से पहले हम अपना सनब्लॉक नहीं लगाते। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत दूर की बात है ना, हमें तो वहाँ ये कहा जाता है कि आप अपनी किचन में जा रही हैं तब भी लगाएं। एग्जैक्टली, हाँ। आप सुबह उठी, आपने कुछ नहीं लगाया, बस आप सनब्लॉक लगाएं। इससे ये होगा कि स्किन जो है ना वो डैमेज नहीं होगी। हमारा ये कंसेप्ट है कि नहीं हम बाहर जाएंगे धूप में तो ही हमने सनब्लॉक लगाना है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, सनब्लॉक का मतलब है कि आपकी स्किन को हर किस्म की हीट से प्रोटेक्ट करना है, किसी भी ऐसी चीज से जिससे आपकी स्किन डैमेज होने का खतरा है। तो आपने सनब्लॉक का इस्तेमाल ऐसे ही करना है जैसे आप पानी पीते हैं, ठीक है, और ये 12 महीने करना है, ये नहीं सिर्फ गर्मियों में करना है, आपने सर्दी में भी करना है। और वहाँ पे जैसे यहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाती है ना, तो उनको यही कहते हैं कि अगर आप मजीद पिगमेंटेशन से बचना चाहते हैं तो आप अपनी जो लाइफ है ना उसकी रूटीन बना लें कि आपने रोजाना उठ के अपने सनब्लॉक लगाना है, फेस वॉश करना है, क्लींस करना, सनब्लॉक लगाएं, फिर आप अपना किचन में जाएं, आप अपने ऑफिस में जाएं। सनब्लॉक भी अपनी स्किन टाइप के हवाले से या सनब्लॉक कोई भी लगा सकते हैं? PF 60 का कोई भी आप अच्छा सा लगा लें, किसी भी अच्छी कंपनी का लगाएं। सनब्लॉक तो बहुत नॉर्मल चीज है, तो हर कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया तो एग्जैक्टली हाई ब्रांड जगह लो ब्रांड का चीज, सबका मेथड एक ही है। अब जैसे अगर आप केराटिन ले लें तो किसी का नाम इसका एक्सटेंसो रख दिया, किसी ने इसका नाम कॉफी बीन्स रख दिया, अपने हिसाब से सबने रख लिया हुआ है, लेकिन इसका असर एक ही है बालों में करना, उन्होंने 80% स्ट्रेट ही है, ठीक है, किसी ने उसके अंदर जादू नहीं कर देना। लेकिन हर किसी ने, क्योंकि हर ब्रांड्स ने अपनी अपनी चीज निकाल दी हुई है, हर ब्रांड ने अपना चीज इंट्रोड्यूस करवा दी हुई, मेथड एक है, उसकी एप्लीकेशन एक है, उसका रिजल्ट एक। दूसरा सैम हम देख रहे हैं जैसे आपने भी हाइड्रा फेशियल्स के और इस तरह के फेशियल आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा आगे हुए हैं, तो ये हमें क्यों लेने चाहिए और कितनी देर बाद लेने चाहिए, हमारी स्किन के लिए कितनी रिक्वायर्ड? असल में ये अब हर कोई ले भी नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली इनकी आज जो सा है ना, एक तो अमाउंट बहुत ज्यादा है। अगर आप अगर आप किसी अच्छे सैलून में चले जाते हैं तो जो सा नॉन सैलून है तो वो आपको कम से कम 17,000, 12,000, 15,000 से कम चार्ज नहीं करता हाइड्रा का। फिर अगर माइक्रोलेंडिंग में चले जाएं तो वो 15,000 से कम नहीं होती।
अब हर औरत तो हमारी बेचारी ये नहीं कर सकती बिल्कुल। तो इसके लिए अब उन्होंने एक और चीज़ मैनुअल हाइड्रा फेशियल्स भी इंट्रोड्यूस करवा दी। अच्छा। उससे ये होता है कि अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशंस हैं या आपकी स्किन नॉन इवन टोन स्किन है, तो उससे ये होता है कि आपकी जो स्किन है ना वो उन एप्लीकेशन से पील होती है। पहले वो स्किन जो है वो सारी पील होती है, एक दो आपके जो सिटिंग्स होती हैं उससे फिर आपकी जो नई स्किन है वो आती है और उसके अंदर फिर वो कोलाजन जो है वो एक्टिव होता है और फिर ग्लो आती है। तो ये स्लो प्रोसेस है जिसको कहते हैं मैनुअल हाइड्रा फेशियल। ठीक है, मैनुअल हाइड्रा फेशियल में क्या होगा? मैनुअल हाइड्रा टूल्स नहीं यूज करेंगे? उसमें टूल्स नहीं यूज करेंगे, उसमें पिन्स नहीं इस्तेमाल होंगे, उसमें नीडल्स इस्तेमाल नहीं होंगी, उसमें मशीन इस्तेमाल नहीं होंगी, उसमें सिर्फ आपकी हाथ की वर्किंग है। ठीक है, आपकी मसाज है, आपकी टेक्निक्स हैं, आपकी क्रीम्स हैं, आपकी मतलब कि दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं। तो काम दोनों का एक है। हाँ। लेकिन इनका जो सा है मशीन वाला हाइड्रा ये जरा फास्ट है, दूसरा जो सा है वो स्लो है। हाँ, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही हैं जैसे कि उसके। लेकिन ये आपकी पॉकेट मनी सेव कर देता है। वो थोड़ा सा कितने हमें लेने चाहिए? महीने बाद लेना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको 1-2 लेने हैं, उनको बाद में जरूरत ही नहीं पड़नी, उनकी स्किन इतनी अच्छी हो जानी है कि वो बाद में नॉर्मल फेशियल्स भी लेती है तो अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन फेशियल्स की जहाँ तक बात है मैं कहती हूँ लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसा हमारा इस मुल्क का एटमॉस्फेयर है ना, गर्मी है, पसीना है, आलूदगी है, फिर खुराक इतनी अच्छी नहीं है, फिर खुराक में मिलावटें बहुत हैं, मतलब कि ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी पूरी बॉडी के लिए। ठीक है, तो फेशियल्स लेने चाहिए, चाहे आप सिंपल फेशियल हो चाहे क्लेंजिंग करवाओ अपनी जाके, जरूर लें। हाँ, लेकिन ज़रूर लें। ब्लीच ना करवाएं। ब्लीच अगर थोड़ा सा इंसान क्या कहेंगे, अगर आप पढ़ा लिखा हो तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर जाए कि ब्लीच का मतलब ही ब्लीच किसी को ख़त्म कर देना, किसी का असल रंग ख़त्म कर देना और उसको कट डाउन कर देना। तो उसकी जगह आप स्किन पॉलिश करें। आपकी मतलब मैंने ऐसे बहुत सी देखे भी हैं, सैम के लोग जो है लोकल सैलून्स पे जाते हैं, वहाँ पर ब्लीच होती है और उनकी स्किन जल जाती है, प्रॉपर पैचेस पड़ जाते हैं, ब्लैक हो जाती है, लेकिन बाज नहीं आती है। उन्हें कहती है हमें करवानी ब्लीच ही करानी। अब मेरे पास भी आएंगी ना तो मैंने कहूंगी कि ना ब्लीच ना करवाएं, पॉलिश कराएंगे। नहीं ब्लीच करवानी है, बाल भी ब्राउन हो जाएंगे, तो पता नहीं और क्या क्या। हाँ। तो मैंने कहती हूँ कि बाल तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन वो होती भी टेम्परेरी है। अगर आप नोट करें ना, जब आप ब्लीच करते हैं ना तो उसके बाद बहुत ग्लो लग रहा होता है कि वाह भाई ये ब्लैक है और ये वाइट हो गया, लेकिन कुछ आवर्स के बाद ही वो आपकी स्किन बिल्कुल सेम हो जाती है। बिल्कुल, ये भी और वो भी। इवन होके 1-2 दिन के बाद वो ज्यादा ब्लैक लगने शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उसके साथ रिप्ले कर रहे हो कुदरती स्किन के कलर के साथ। तो अगर आप मैं कहते हैं स्किन पॉलिश करो ना, तो पॉलिश का मतलब है कि उसके अंदर हमने इसको पॉलिश करने लगे, इसको अब हम चमकाने लगे, इसके अंदर से इसका असल कलर बाहर निकाल रहे हैं। हाँ। उसमें आपके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके अंदर आपका सूथिंग लोशंस होते हैं, उसमें बोटॉक्स होते हैं, उसके अंदर आपके बूस्टर्स डले होते हैं, उसमें विटामिन ई के सीरम्स होते हैं। मतलब कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वाकई आपके चेहरे को ग्लो करती हैं, पॉलिश करती हैं। फिर अच्छा वो उस पर नहीं आएंगी तो कहेंगी कि नहीं अब उसके अंदर ब्लीच ऐड कर। अच्छा, ये जी बाल जो भाई बाल स्किन, अगर आपको लगता है आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल हैं तो आप फेस वैक्स करवाएं, फिंगर वैक्स करवाएं। लेजर आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा। चलिए अगर आप लेजर नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप फिंगर वैक्स करवाएं। फिंगर वैक्स होती है फिंगर से करनी होती है, उससे ये होता है आपकी स्किन टाइट ही रहती है, आपकी स्किन सैगी नहीं होती। अच्छा, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको मैंने देखा भी है कि वो स्ट्रिप्स के साथ फेस वैक्स कर देती हैं। बिल्कुल, अगर आप सोचो कि आप एक स्किन को खींच रहे हो तो वो जब आप मुसलसल उसके साथ प्ले करते रहोगे तो वो सगी हो जाएगी, वो लटकना शुरू हो जाएगी। फिंगर का ये कि फिंगर ने पहले उसको वैक्स को टच करना है, वो आपको बर्दाश्त करेगी वैक्स आपकी फिंगर को, तो आपकी स्किन इसका मतलब है बर्दाश्त करेगी। ठीक है। अगर आपकी फिंगर जल रही है तो उसका आप तो करोगे ही नहीं, लेकिन आप उतना ही यूज करोगे जितना आप खुद बर्दाश्त कर रहे हो। तो अगर आप उस लिमिट में बर्दाश्त कर रहे हो तो उसका मतलब स्किन को डैमेज होने का खतरा नहीं है। ठीक है, आपकी स्किन डैमेज नहीं हो सकती। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमारे सैलून में इस चीज़ को नहीं देते, हैजर्स का नहीं पता कि कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो अगले को नुकसान होगा। अब बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो बेचारी केराटिन करवा के आती हैं और कहती है हमारे बाल ख़राब हो गए, क्योंकि मैं कहती हूँ केराटिन तो खुद एक ट्रीटमेंट है बालों के लिए। केराटिन इज़ नॉट फॉर के आप उसको बालों को स्ट्रेट करें, केराटिन इज़ लाइक अ फूड सप्लीमेंट फॉर योर हेयर। ठीक है। तो लेकिन बहुत सारी, लेकिन जब हम किसी कहले के अनारी से करवाएंगे तो फिर हमारे बाल डैमेज ही होंगे। और आप यकीन करें कि वो ऐसे होते हैं, जैसे एक दफ़ा मेरे पास एक क्लाइंट आई तो वो दुबई से आई हुई थी, तो वो उनको बहुत शौक था केराटिन कराने का, तो गुलबर्ग में किसी सैलून में चली गई, मैं नाम नहीं लूंगी। तो वो उन्होंने क्या किया कि ओवर उसको हीटेड कर दिया, ओवर टाइमिंग लगा दी। उससे क्या हुआ कि जब उन्होंने फर्स्ट वॉश किया ना तो उनके बाल यूं आपस में जुड़ गए। ओके। तो वो आई मुझे कहती मेरी परसों की फ्लाइट है, मेरे तो हस्बैंड ने कहना कि तुम करवा के क्या आई हो वहाँ से बाल करती, और बाल थे कि वो हाथ ही नहीं डल रहा था ना बालों में, ऐसे वो जैसे प्लास्टिक को पिघल मेल्ट करते हैं तो वो हो जाता है ना इकट्ठा, ऐसा हो गया। अच्छा।
तो मैंने उससे कहा कि करवाया क्या आपने? कहती मैंने केराटिन कराई है। अच्छा। मैंने कहा कि मेरी तो इधर तो मेरी साइंस खत्म हो गई है, इधर तो मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई कि केराटिन जो सी है वो बालों को डैमेज कैसे कर सकती है। तो डैमेज कैसे किया कि मैंने आपको एप्लीकेशन की है और मैं उस क्लाइंट के पास चली गई हूँ, फिर मैं उस क्लाइंट के पास चली गई एंड आई फॉरगेट कि मैंने इस क्लाइंट के ऊपर कितना टाइम देना था, केमिकल लगाया हुआ है। बिकॉज एक नेचुरल बॉन्ड को तोड़ के देखिए एक नेचुरल बॉन्ड है वो वेव में है और आप उसको तोड़ के कुदरती बॉन्ड बनाने लगे हो जो सीधी है, तो आप सोचें वो केमिकल कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना हार्ड है। तो इन्होंने क्या करना होता है कि आपके पास चले गई, अच्छा आप भी ना कहीं निकल जाएं हाथ से, वो सारे भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएं, निकल जाए हाथ से, इसको भी पकड़ लो उसको भी पकड़ लो, लेकिन वो जो रखा हुआ है ऑलरेडी बिठा के सीट पे उसको भूल गई। तो वो यही हुआ कि ओवर प्रोसेस हो गया, ओवर हीटेड हो गया। उससे ये हुआ कि उस वक्त तो वो स्ट्रेट हो गए, आपने स्ट्रेट कर दिया सब कुछ, लेकिन जब वॉश हुए तो जब उसके अंदर से वो केमिकल सारा बाहर निकला तो क्योंकि वो केमिकल ने आपके बॉन्ड्स को तोड़ दिया हुआ था, सब कुछ हो गया था, आपके क्यूटिकल ओपन हो गए हुए थे, तो वो अपनी पोजीशन में वापस ही नहीं आए, ना वो कर्ल्स में रहे ना वो स्ट्रेट में रहे, तो वो खुल गए सारे। तो फिर उसका ये होता है कि फिर कटिंग करें आप क्योंकि वो खत्म हो गए ना, डेड हो गए। एक चीज जब डेड ही हो गई है तो फिर आप उसको कैसे दोबारा सांस दिलवा सकते? ठीक है। तो उसका लास्ट हल यही होता है कि आप उसको कटिंग कर दें, कटिंग करें ताकि इनके क्रिटिकल जोन। फिर उनकी आपने कटिंग कर दी? हाँ, फिर क्या करते? फिर उनको बाल छोटे करवाने पड़े। गई वो केराटिन कराने थी लेकिन एंड पे बाल छोटे करवा के आ गई। ठीक है जी। सैम फहीम हमारे साथ मौजूद थी, ब्यूटिशियन है। सैम बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं, और आपसे भी यही दरख्वास्त है जनाब कि आप किसी भी ऐसे सैलून पर ना जाएं जहाँ पर आपकी जो सर्विसेज हैं उनको ख़राब किया जाए, बल्कि आपको अच्छा बनाकर भेजा जाए। और भी आपसे बात करनी है लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, शहर लाहौर की कुछ बात करें तो खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है और ये मरहला 5 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। शेड्यूल के मुताबिक 28 जून से सरकारी पानी की टैंकियों की सफाई और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फिल्टर तब्दील किए जाएंगे, जबकि जिले कचहरी, हवालात की सफाई और सरकारी स्कूलों को व्हाइट वॉश भी किया जाएगा और 5 जुलाई से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन भी होगा। इन तमाम उमूर की निगरानी बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक करेंगे। वो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और उनको वेलकम कहते हैं और उनके साथ मौजूद हैं इमरान अकबर भी। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले तो एक अहम मसले के हवाले से हम बात करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो है सिलेंडर के धमाकों का जो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पिछले 4 दिनों में 3 सिलेंडर के धमाके हमने देखे हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, मसला गैर मयारी सिलेंडर्स का है या गैर तरबियत याफ्ता लोग जो इसको हैंडल कर रहे हैं? कहाँ पर वजह बन रही है ये? मेरे ख्याल में दोनों ही इसमें शामिल है। अच्छा। बल्कि एक तीसरी भी शामिल कर लें, इलीगल डिकेंटिंग जो होती है, ठीक है, वो उसमें बहुत बड़ी वजह है। जो लास्ट धमाका हुआ बरकत मार्केट वाला, वो डिकेंटिंग ही हो रही थी। वो बेसिकली जो दुकानदार था वो रिक्शे में सिलेंडर फिल कर रहा था, ठीक है, और वो फिर वहाँ से धमाका हुआ और आग लगी और उसके बाद वो रिक्शे वाला ही जख्मी हुआ। बेसिकली मोहम्मद बूटा जो है वो स्टेबल है, हॉस्पिटल में मौजूद है। लेकिन एक इसकी वजह डिकेंटिंग है, ठीक है, एक इसकी वजह गैर मेरी सिलेंडर जो आपने जिस तरफ निशानदेही की, ये 2 उसकी बुनियादी वजह है। और तीसरा यस तरबियत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हैंडल करना ना है, आपने सिलेंडर को कैसे हैंडल करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप ये देखें कि इसका तरीकाकार ये है कि जो ओगरा है वो बेसिकली ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं, ऑथराइज्ड डीलर्स नोटिफाई करती है। ओके। तकरीबन पाकिस्तान में, पंजाब में 214 के करीब ऑथराइज्ड डीलर्स मौजूद हैं, ठीक है। और उससे पहले मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि बड़ी कंपनीज हैं, वो इन डीलर्स को प्रोवाइड करते हैं सिलेंडर्स, और वो सिलेंडर्स फिर आगे लोगों को घरों में जाते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे इलीगल हैं। सो दे माइट बी इन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड से ज़्यादा भी हों, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं ऐसी शॉप्स के ऊपर। अब हमने पहले भी ये एक्सरसाइज होती रही है, इस पर क्रैकडाउन होते रहे हैं। अभी दोबारा हमने स्टार्ट किया क्रैकडाउन, फिर एक बड़ा रिएक्शन आता है इसमें, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा।
तो लेकिन अब ऑब्वियसली सेफ्टी और ह्यूमन लाइफ से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू दैट। तो इसलिए अब हमने कल एक दिन में 36 FIRs की हैं, हमने 3 जो महीने हैं उसके तकरीबन 145 FIRs हम दर्ज की हैं। ये गैर कानूनी सिलेंडर की दुकानों के, ठीक है, तो हमने पूरा क्रैकडाउन इस पर जारी किया। इस चीज़ को मैंने डायरेक्शन ये दी है कि विद सिविल डिफेंस ऑफिसर के इसको इंश्योर करें इस चीज़ को कि उनके जुरिस्डिक्शन में जितने भी इलीगल काम कर रहे हैं उनको रोका जाए। और मैंने इसमें मीटिंग भी रखी हुई है, स्पेशली इसके ऊपर डेली बेसिस मीटिंग मैं कर रहा हूँ। LPG एसोसिएशन के साथ कल हमारी मीटिंग हुई है, फिर मैंने ओगरा से बात की है कल इसके ऊपर, ओगरा के हाई अथॉरिटी से बात की है, उनका भी एक लाइजन ऑफिसर यहाँ पर ओगरा का भी हम साथ ले रहे हैं, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा हमें इसके लिए। सो हमने ऑब्वियसली इस को ऐसे तो नहीं चलने देना जिस तरह अभी चल रहा है, सो इसको रोकना है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि बड़ी जाने जा रही हैं इससे, और हम देख भी रहे हैं इमरान के इस तरह के वाकयात हमने पहले भी देखे थे कि गैर कानूनी सिलेंडर की दुकानें हम लोग देखते हैं गली कूचों पे, छोटी छोटी उन्होंने खुद ही से बनाकर बैठे हुए हैं। तो पहले भी इनके खिलाफ क्रैकडाउन किए जाते थे, अब भी किए जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आता। मुनीबा, बड़ा अहम इशू है क्योंकि इसमें जानलेवा जो है काम है, और ये सारी सूरत ये है कि कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी तो जिसमें 6000 दुकानें जो हैं वो आपके शहर लाहौर के मुख्तलिफ पॉकेट्स में हैं, और इनकी सूरत ये है कि कोई SOPs नहीं है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि SOPs पर ही अमल दरामद भी करेंगे तो तब भी ये खतरा है। इनके इर्द गिर्द तो कोई भी घर नहीं होना चाहिए, कोई दुकान नहीं होनी चाहिए, खाली एक जगह पे ये दुकान होनी चाहिए, जिस तरह रिंग रोड हो, जैसे आपका मोटरवे हो, ये अलग से बंदे होने चाहिए। और ये सूरत हाल ये है कि आपका गड़ी शो, आपका मजंग, आपका अंदरून शहर, आपका शालम मार्केट, तमाम जगह जो हैं, ये तो शहर की बात कर रहे हैं, मगर पूरे लाहौर में किसी भी इलाके में चले जाएं आपको 6-7 दुकानें इकट्ठी नजर आती हैं, और इतना जानलेवा मवाद पड़ा होता है कि वहाँ पे जैसा कि डी साहब ने बताया कि डिकंटिंग जो है जब वो फिल कर रहे होते हैं तो वो मोहम्मद बूटा का क्या कसूर था कि वो वहाँ पे आया। अच्छा, अब ये है कि 6000 तो ये दुकानें हैं, जिसमें से 214 ऑथोराइज्ड हैं पंजाब में। अच्छा, 214 के बाद जो मजाज डीलर हैं जिनको आगे से ये डीलरशिप देते हैं, अच्छा, वो भी थोड़े से हैं बीच में, यानी कि उनके नाम भी हमारे पास लिस्ट में शामिल है। ठीक है। अब ये कहेंगे जी हम तो ऑथोराइज्ड हैं, हम तो ओगरा के कानून के मुताबिक चल रहे हैं, मगर आगे से जब ये गैस फ्राहम करते हैं या गैर मियारी सिलेंडर कहीं से भी आता है, चाहे वो गुजराने से आ रहा हो, मगर उसकी सूरत हाल ये है कि आपके जो शहर में इस वक्त जगह जगह बम पड़े हुए हैं, और ये 75,000 रक्षा जो आपके शहर लाहौर में चलता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे सिलेंडर लगे हुए हैं, वो भी जो लोग बैठे होते हैं वो भी एक किस्म का कोई शोर नहीं है, खतरा मोल ले रहे होते हैं। और इसकी कोई भी कहीं पे भी दुकान जो है फौरी तौर पे सील होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, और इनके कारोबार करने का कोई वे आउट निकालना चाहिए, कोई कानून पास करवाना चाहिए, ताकि शहर के अंदर या किसी मस्जिद, चर्च, स्कूल, कहीं पे भी ना ये चीजें, ये दुकान नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम भी कहीं पे खड़े हों तो हमें ये सिलेंडर नजर आ जाते हैं, तो हम एक दफा ज़हन में इंटीमेट होता है कि ये खतरा है। अच्छा, देखें आजकल होटल्स में भी सिलेंडर यूज हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में भी सिलेंडर यूज हो रहे हैं, इवन के हफीज सेंटर का वाकया आपको याद होगा, वहां पे भी काफी ज्यादा अंदर धमाके हुए थे कि लोगों ने अपनी दुकानों के अंदर छोटे छोटे सिलेंडर रखे हुए थे। अब ये सिलेंडर कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, इनको चेक करने का तरीका कार क्या है, ये सारा ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस, इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा जिस चीजों की इमरान अकबर ने जो निशानदही की है। देखिए, ये अगेन प्रॉब्लम तो बड़ा है और ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, एक दिन में बिल्ड अप नहीं हुआ, ये बड़े अरसे से बिल्ड, इट इज लाइक अ चिंगची इशू। अब चिंगची कोई रजिस्टर नहीं है, चिंगची सारे चल रहे हैं यहाँ पर, उनको रोकेंगे तो फिर एक नया एक तमाशा क्रिएट हो जाता है, रेडी वालों को रोकेंगे तो एक नया तमाशा क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से रोजगार ऑब्वियसली इन्वॉल्व होता है, लेकिन मैंने जिस तरह बताया ह्यूमन लाइफ से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है, उसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है। सो इस पे हमें मेरे ख्याल में हमें वी नीड टू पुट आवर फुट डाउन, इसमें हमें लाजमी एक्शंस करने पड़ेंगे, और इसमें हमें सिविल सोसाइटी और आम लोगों की भी मदद दरकार होगी, हमें मीडिया की मदद दरकार होगी, ये एक नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए कि ज़रूरी है कि सिर्फ वही लोग ये सिलेंडर कारोबार कर सकें जो ऑथोराइज्ड हों, या गैर म्यारी सिलेंडर्स बिल्कुल इस्तेमाल ना किए जाए। जिस तरह इमरान ने बताया, गुजरांवाला से बड़ा ये एक खेप आती है गैर म्यारी सिलेंडर्स की जो ऑथोराइज नहीं होते।
सो उनके खिलाफ कार्रवाई करना बड़ा ज़रूरी है। सो अब हमने इस पर एक्टिविटीज़ हम करेंगे ऑब्वियसली। साथ कैपेसिटी बिल्ड करनी है लोगों की, हमने ट्रेनिंग्स भी करवानी है, वो हमने LPG एसोसिएशन से बात कर ली है। हम इसकी जॉइंट टीम्स बना रहे हैं, जो लोग दुकानों में काम करते हैं सिलेंडर्स भरना कैसे है, सिलेंडर्स को इस्तेमाल कैसे करना है, एहतियात क्या करनी है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन लोगों से भी गुजारिश है कि वो भी हमें ज़रूर बताएं जहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्पेशली डी कैंटिंग की। ये ज़्यादातर वाक़या डी कैंटिंग पे होते हैं। अच्छा। जहाँ पर सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भरा जा रहा होता है, वहाँ मशीनें लगी होती हैं, वो उसकी प्रेशर को वो चेंज करते हैं। तो उस पे ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें, हमारे कंट्रोल रूम में बताएं, हमें खुद आके बताएं, हमारे मैसेज करें हमें। लेकिन हमने अभी अपनी टीमें जो तश्कील दी है वो भी इस पर कार्रवाई करते हुए हमें नजर आएंगे। सर, हम देख रहे हैं कि आपकी दहलीज जो प्रोग्राम है उसका दूसरा मरहले का आगाज हो गया, तो उसके क्या क्या अहदाफ हैं और इसके हवाले से आप लोगों ने क्या इसको मुकम्मल करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? देखिए, इसमें ऑब्वियसली वीक्स हमारे आइडेंटिफाइड है। उस वीक्स में मुख्तलिफ टास्किंग है वो हमें दे दी गई है, वो टास्किंग हमने आगे बता भी दी है, उस पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग कर ली है। सो मकसद वही सफाई का, बेसिकली रूटीन के जो काम है, अपने दफ्तरों को साफ़ रखना, फिल्ट्रेशन प्लांट्स को साफ़ रखना, उसके फ़िल्टर को चेंज करना, पानी की फरामी, सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त हो, ड्रेन्स ठीक हो, लोगों के अपने दफातर जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो बेसिकली तो उसका मकसद यही है कि हम रूटीन के काम जो है वो डेली बेसिस पे किया करें। ठीक है। जो कि प्रॉब्ली हम ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जो काम है वो हमारा एक निगलेक्टेड फील्ड है। एग्जैक्टली। क्योंकि पैसे उस पर बड़े कम होते हैं। हम ज़्यादातर पैसे जो है वो कैपिटल कॉस्ट में रख देते हैं, एक चीज़ को बिल्डअप करने में रख देते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए अनफॉर्चुनेटली हम पैसे रखते नहीं। सो ये उस तरफ बेसिकली ले जाने की एक कोशिश है कि हम ऑपरेशन और मेंटेनेंस को तरफ ध्यान दें। एक चीज़ें बिल्ड कम करें, बनाएं कम, लेकिन जो बनाएं उसको सही तरीके से मेंटेन करें। तो ये दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट आइडिया। बेसिकली रूटीन के काम हमने करने हैं इसके अंदर, जो मैंने आपसे बताया, और वो उसके हम टारगेट्स इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और कब तक ये टारगेट जो है अचीव हो जाएंगे? इनके लिए कितनी टीमें आप लोगों ने बनवाई हुई? देखिए, इसमें ये तमाम ऑफिस हैं हमारे, जो वासा है वो शामिल है इसके अंदर, इसमें कॉर्पोरेशन शामिल है, इसमें LWMC शामिल है, तमाम ऑफिस शामिल हैं। ऑब्वियसली हर ऑफिस के अपने लोग काम करेंगे, तो हज़ारों लोगों का ये ऑपरेशन होगा। अच्छा। और इसमें हज़ारों लाखों एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है। 2 हफ्ते के अंदर। तो ये ऑब्वियसली ये उसी टास्किंग के साथ ही मुंसलिक है। मुनीबा, पूरे साल का अगर निचोड़ निकाला जाए ना, तो आपका ये जुलाई का महीना जो होता है, ये टफ ट्रेन महीना इसको कहा जाता है, क्योंकि मानसून शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। मानसून जैसे शुरू होता है तो आपको सड़कों पे पानी भी नजर आता है, उसको निकालना होता है, और निकलता तो वो बारिश के बाद ही है, क्योंकि बारिश के होते हुए और उसके आफ्टर 2 आवर्स जो है इतना वेट देना चाहिए, और इतना वेट बाहर के मुल्कों में भी है, ये SOPs हैं, इंटरनेशनल लॉज भी हैं। अब ये सूरत हाल ये है कि फौरी तौर पे पानी तो नहीं निकल सकता। आप कहीं भी खड़े होंगे, पानी ऊपर से आ रहा होगा तो नीचे से पानी नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसे ही। अब पूरा महीना जो है, कब बारिश होनी है, जब भी बारिश होनी है वो तेज़ बारिश होनी है, किसी दिन ज़्यादा मिलीमीटर में बारिश होनी है, किसी दिन कम होनी है, मगर ये बारिशों का महीना है और जो इवेंट हैं वो बड़े हैं, और सबसे बड़ा इवेंट जो है वो ईद उल अज़हा का है, इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। और उससे पहले मॉनसून भी शुरू हो जाएगा, तो देखते हैं। हाँ, डेंगी तो डेंगी भी है, और ये सारे जो एक ही मिलकर हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, तो देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, DC लाहौर है। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और इमरान अकबर आपका भी बहुत शुक्रिया। और ज़िला इंतजामिया अपने हिसाब से तो बहुत अच्छे इकदाम उठा रही है, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, और इस हिसाब से हमें भी अपना जो एक कह ले कि पार्टिसिपेशन है वो ज़रूर करनी चाहिए, ताकि माहौल को भी हम साफ सुथरा रखें और हम खुद को भी बचा सकें। तो जनाब, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा, और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।